अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। जी, आई एम समरा बतूल एंड इट्स linear algebra and its applications lecture and the topic is determinant। जो टॉपिक हम लोग लास्ट लेक्चर में भी यही था, डिटर्मिनेंट, और ये क्वेश्चन है आपका वैल्यू 8। Evaluate the determinant of this matrix, राइट। तो वैल्यूएट करने के लिए अब इसका ऑर्डर क्या है? 5। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 5, और आप देखिए इसमें 1 और -1 इसके एलिमेंट्स हैं। आप चाहें तो इसको एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है, मैंने आपसे कहा था कि जब 3 ऑर्डर से हायर ऑर्डर का आपके पास डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आए तो आप उस पर रो ऑपरेशंस अप्लाई करें ताकि वो थोड़ा सिंपल हो जाए और फिर उसका डिटर्मिनेंट लेना आसान हो जाए। तो लेट डेल्टा इज़ इक्वल टू डेल्टा डिटर्मिनेंट को डिनोट करता है। आप इसको लेट ए इज़ इक्वल टू और डिटर्मिनेंट भी नाम दे सकते हैं और डेल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें, फर्स्ट रो क्या है, 1 1 -1 -1 -1। तो फर्स्ट रो में पहला 1 छोड़ के बाकी के 1 को ज़ीरो बनाने के लिए हमें जो रो ऑपरेशंस हम करते थे वो हम कॉलम पे करेंगे। आप चाहें तो रो ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, आप पहले कॉलम को भी 1 के अलावा ज़ीरो बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि रो ऑपरेशंस की काफ़ी प्रैक्टिस हो गई थी तो इस क्वेश्चन में कॉलम ऑपरेशंस से भी आपको फेमिलियर किया। तो अब क्योंकि इस 1 को ज़ीरो बनाना है तो हम क्या करेंगे, C2 - C1, तभी ये 1 जो है वो ज़ीरो बनेगा, और फिर ये -1 -1 -2 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, -1 -1 -2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। अब इसको ज़ीरो करने के लिए हमें C3 + C1 करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है, राइट, एंड सो ऑन। आप जो बाकी के 2 कॉलम्स हैं उनको भी C4 + C1 C5 + C1 आप करेंगे। और क्यों क्या, ये रीज़न मैंने आपको बता दी। अब आपने के पास ये मैट्रिक्स आ गया जिसका जो फर्स्ट रो है वो 1 है उसमें और बाकी सारे एलिमेंट जो है वो ज़ीरो हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो C4। जी, C4 क्या, एक कॉलम जो है वो पूरे का पूरा ज़ीरो हो गया। अगर कॉलम या रो ज़ीरो हो जाए तो फिर डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है। तो आपने चेक करना है कि कोई रो या कॉलम पूरे का पूरा ज़ीरो तो नहीं है, या कोई रो या कॉलम आइडेंटिकल तो नहीं है। अब इस मैट्रिक्स में कोई भी रो या कॉलम जो था वो आइडेंटिकल तो नहीं था, लेकिन इसको ऐड करने से एक कॉलम जो है वो पूरे का पूरा ज़ीरो हो गया। इट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, सो दैट इज़ वाई डेल्टा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है उसे हम कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होता है ये, और जिसका मैट्रिक्स ज़ीरो नहीं होता उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। अब आपने एक्सपेंड नहीं करना, एक्सपेंड किए बगैर आपने शो करना है कि दोनों डिटर्मिनेंट बराबर हैं। अगर एक्सपेंड नहीं करना तो फिर कैसे शो करेंगे, हम इस पर रो ऑपरेशंस लगाएंगे और एक साइड को लेकर उसको दूसरी साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे, या अगर ऐसे नहीं कर सकते तो हम दोनों साइड्स पे थोड़े से रो ऑपरेशंस लगाकर उनको एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। तो एक्सपेंड नहीं करना है इसमें, इसलिए हम इसको कंसिडर करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड को, ABCDEFGHK, और आपने इसको किसके इक्वल करना है, EBHDAGFC के। अब सबसे पहले तो देखें E,
ई कहाँ पर आना चाहिए, पहली पोजीशन पे, जो यहाँ पर कहाँ है, ये ई जो यहाँ है इसको हमें यहाँ लाना है। इसके लिए क्या करेंगे, पहले रोज़ को इंटरचेंज करेंगे। अगर हम रोज़ को इंटरचेंज करते हैं, R12 करते हैं, तो साथ एक माइनस का साइन आता है, ठीक है। साथ आपने माइनस का साइन लगाना है, यहाँ पर मिसिंग है लेकिन आपने लगा देना है। रोज़ इंटरचेंज की, उसके बाद अगले स्टेप में हमने कॉलम इंटरचेंज करने हैं। कॉलम इंटरचेंज के दोबारा माइनस का साइन आया, जिसने पहले माइनस के साइन को ख़त्म कर दिया और ये प्लस हो गया C12। अब आप देखें क्या आपका ये ई तो अपनी जगह पर आ गया, क्या बाकी मैट्रिक्स भी से डिटर्मिनेंट जो है वो सेम हो गया है जो आप चाहते थे। नहीं, अभी सेम नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे और ये रिज़ल्ट वैसे अभी मैंने नहीं आपको करवाया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, जो ए का डिटर्मिनेंट होता है वो ए ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट होता है, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। इसका थ्योरम भी है, थ्योरम मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। अभी के लिए आप रिज़ल्ट याद कर लें। तो इसका ट्रांसपोज हमने लिया और ये आपका रिक्वायर्ड जो राइट हैंड साइड है वो आगे, सो दीज आर इक्वल प्रूव हो गया। नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट पार्ट है जो इसका क्वेश्चन का, आपने विदाउट एक्सपेंडिंग बताना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल है। इसमें भी हम एक साइड ले ली, डेल्टा इज़ इक्वल टू 0 AB माइनस A 0C माइनस B माइनस C और 0। अच्छा, अब इसको ज़ीरो कब होता है डिटर्मिनेंट ज़ीरो? डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है जब उसकी कोई एक रो या एक कॉलम ज़ीरो आ जाए, जो कि इसमें तो नहीं पॉसिबल, लेकिन तब भी हो जाता है जब आइडेंटिकल आ जाए रोज़ या कॉलम्स। तो कोशिश करते हैं कि कोई रो या कॉलम आइडेंटिकल बन जाए, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा। एक और नई चीज़ जो है वो इसमें आपको पता चलेगी, जिससे आप इक्वल टू ज़ीरो इसको प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए क्या, आपने पहले तो एक ले लिया, डेल्टा इज़ इक्वल टू ज़ीरो कंसिडर कर लिया, लेट इसको नाम दिया डेल्टा इज़ इक्वल टू दिस। फिर उसके बाद बाय टेकिंग ट्रांसपोज ले लिया आपने, इसका ट्रांसपोज लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ बाय टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम R1 R2 और R3, जब -1 आपने कॉमन लिया तो आपके पास बाहर -1 का क्यूब आ गया। नाउ दिस इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा, ये क्या बन गया, ये देखें, ये डेल्टा ही नहीं बन गया जो क्वेश्चन में था, तो ये -1 का क्यूब है इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। डेल्टा इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा, तो अगर डेल्टा इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा, इट मीन्स डेल्टा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। डेल्टा प्लस डेल्टा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स 2 डेल्टा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये प्रूव हो गया। तो ठीक है, अब आप इस तरह से भी, आपने किसी डिटर्मिनेंट को विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव करना हो कि वो ज़ीरो के इक्वल है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या आप उसकी किसी रो या कॉलम को ज़ीरो बना कर भी कर सकते हैं, या कोई से दो रोज़ या दो कॉलम्स को आइडेंटिकल बना के भी ये शो कर सकते हैं कि ये ज़ीरो के इक्वल है, राइट। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसमें भी एक डिटर्मिनेंट गिवन है और विदाउट एक्सपेंडिंग यू हैव टू प्रूव दैट इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो लेट डेल्टा इज़ इक्वल टू A प्लस B C1 B प्लस C A1 C प्लस A B1। अब इसमें क्या करेंगे, फ़र्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में ऐड कर देंगे, राइट। फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C एंड A प्लस B प्लस C और A प्लस B प्लस C। अगेन पहले कॉलम में से A प्लस B प्लस C कॉमन ले लें, कॉमन लिया तो आपके पास देखें क्लियरली दो कॉलम्स जो हैं आइडेंटिकल आ गए, यानी सेम आ गए। इट मीन्स ये डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो है, और ज़ीरो को जब हम A प्लस B प्लस C से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ज़ीरो आएगा। सो दैट इज़ वाई डेल्टा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और ये प्रूव हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। यू हैव टू प्रूव दैट दीज डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है कि आपने विदाउट एक्सपेंशन करना है।
आप एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं और विदाउट एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। जहाँ पर आपको लगे कि एक्सपेंड करना आसान है आप एक्सपेंड करें, और जहाँ पे लगे एक्सपेंड करना मुश्किल है आप उस पर ऑपरेशन अप्लाई करें और फिर उसको प्रूव कर दें। राइट, अब यहाँ पर क्या है, बी सी सी ए बी एंड सो ऑन। इसमें हम क्या करेंगे, ए बी सी कॉमन ले लेंगे, सॉरी ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। अगर हम ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 1/ABC, यानी मैट्रिक्स में तो आप मल्टीप्लाई कर देते थे ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, यहाँ पर फ़र्क पड़ता है। अगर आप ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ए बी सी से डिवाइड बाहर लिखना पड़ेगा 1/ABC, और R2 को आपने ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया। जब ए बी सी से मल्टीप्लाई किया तो देखें ये है R2, राइट। इसको जब आपने ए बी और सी से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया बी सी ए सी और लास्ट में ए बी, और क्लियरली फर्स्ट रो और सेकंड रो जो है वो इक्वल आ गई, तो आइडेंटिकल आ गई। सो दैट इज़ वाई द डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0 एंड डेल्टा इज़ इक्वल टू 0, इट इज़ प्रूव्ड, राइट। सेकंड पार्ट है a माइनस बी, एक डिटर्मिनेंट गिवन है, उसको इज़ इक्वल टू 0 प्रूव करना है। फिर बता देती हूँ, इज़ इक्वल टू 0 अगर आपने कभी डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है तो उसके 3 टास्क आप कर सकते हैं। नंबर 1, अगर एक्सपेंड करके करना है तो फिर तो चलें जी ठीक है, आप एक्सपेंड कर लेंगे, लेकिन एक्सपेंड करने के अलावा अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो फिर क्या है, या तो आप उसकी किसी रो या कॉलम को 0 कर दें, दूसरी चीज़ क्या है कि कोई सी 2 रोज़ या 2 कॉलम्स को आइडेंटिकल बना दें, या तीसरे नंबर पे जैसे पहला पार्ट किया था डेल्टा इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा, अगर आप बना सकते हैं तो बना के आप शो कर सकते हैं कि इज़ इक्वल टू 0। लेकिन इस क्वेश्चन में कंडीशन नहीं है कि आपने एक्सपेंड नहीं करना, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अगर हम तीनों कॉलम्स को ऐड कर दें तो, या हाँ तीनों कॉलम्स C1 को में C2 ऐड कर दें, C2 में C3, R1 R2 R3 भी हो सकता है, लेकिन C1 प्लस C2 प्लस C3 हमने कॉलम्स को ऐड किया, और क्लियरली आप देखें कि a माइनस बी ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस का और माइनस का ये भी कैंसिल हो गया, और ये माइनस ए के साथ हो गया, तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। इसी तरह यहाँ पर भी 0 आ गया और नीचे भी 0 आ गया, तो एक कॉलम पूरे का पूरा 0 0 0 के इक्वल आ गया। अगर कोई कॉलम या रो 0 हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि डेल्टा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। सो डेल्टा इज़ इक्वल टू 0, यही आपने प्रूव करना था। थर्ड पार्ट, इन क्वेश्चंस की ना प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आसान है लेकिन आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको थोड़े से हिंट्स के याद हो जाएंगे कि कैसे करना है, ठीक है जी। ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी सी बी ओवर सी ए, सी ओवर ए बी इज़ इक्वल टू 0 के आपने इसको प्रूव करना है। तो डेल्टा इज़ इक्वल टू ये ले लिया। आप ऐसा करें कि जो थर्ड कॉलम है उसको ए बी सी से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम, हाँ जी, मल्टीप्लाई C3 बाई ए बी सी, अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें साथ 1/ABC बाहर लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट में हम खुद ही अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ से मल्टीप्लाई, किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मैट्रिक्स में कर सकते हैं, मैट्रिक्स में होता है नॉन ज़ीरो स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने नहीं करना। 1/ABC लिखा, तो अब सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल आ गए। सो डेल्टा इज़ इक्वल टू 1/ABC मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज़ इक्वल टू 0, और यही हमने प्रूव करना। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा
1 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1। अच्छा, ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है और आप इसको प्रूव करना है 0 के इक्वल। विद एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, उस क्वेश्चन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपने एक्सपेंड नहीं करना, लेकिन आप एक्सपेंड ना ही करना पड़े तो ज़्यादा बेटर है। तो क्लियरली आप ये देखें, इधर भी साइन स्क्वायर थीटा है और उधर कोस स्क्वायर थीटा है। यहाँ पे भी एंगल थीटा थीटा है, यहाँ फाई फाई है, यहाँ साई साई है। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों कॉलम्स को ऐड कर दूँ, यानी मैं C1 प्लस C3 कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई। ये C1 प्लस C2 है यहाँ पर, ये नहीं है। यहाँ पर आना है C1 प्लस C3, राइट। तो ये आपके पास आ गया। अब ये किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, 1 1 1, और ये आपके दो कॉलम्स आइडेंटिकल आ गए। सो दैट इज़ वाई आपका डिटर्मिनेंट 0 है। नेक्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर अल्फ़ा, सॉरी कोस 2 अल्फ़ा है और कोस स्क्वायर अल्फ़ा है। अब ये देखें, इस तरह के क्वेश्चन आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री के। अगर आपको रिज़ल्ट्स याद हैं, फार्मूलाज याद हैं, तो ही आप इनको कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में एक रिज़ल्ट है ना, कोस 2 थीटा इज़ इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद है आपको? कोस 2 थीटा इज़ इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वहाँ पे फॉर्मूला आपने याद किया था। ये रिज़ल्ट यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये रिज़ल्ट यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? C3 माइनस C1, थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम आप माइनस कर देंगे। ये आपके पास एक्सपेंशन किसकी आ गई? कोस 2 अल्फ़ा की। ये कोस 2 बीटा है और ये कोस 2 गैमा है, राइट। और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें हैं, सेकंड कॉलम में भी। सेकंड और थर्ड कॉलम आपका इक्वल आ गया। सो डिटर्मिनेंट आपका 0 के इक्वल आ गया। और ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस अल्फ़ा कोस बीटा कोस गैमा साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गैमा। और थर्ड कॉलम है साइन अल्फ़ा प्लस डेल्टा, साइन बीटा प्लस डेल्टा, साइन गैमा प्लस डेल्टा। साइन अल्फ़ा प्लस डेल्टा की एक्सपेंशन किस चीज़ की एक्सपेंशन है? इसकी एक्सपेंशन किसके इक्वल होती है? कुछ याद है आप लोगों को? यहाँ पर लिख देते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, ये इसके इक्वल होता है। ये रिज़ल्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। हम साइन अल्फ़ा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस डेल्टा और गैमा प्लस डेल्टा को एक्सपेंड कर देंगे और फिर प्रॉपर्टी की थी आप लोगों ने डिटर्मिनेंट की। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई कॉलम या कोई रो A प्लस B की फॉर्म में लिखी जा सकती है, तो आप A के साथ अलग डिटर्मिनेंट बना लेंगे और B वाले कॉलम के साथ अलग डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही हम करेंगे, इसको अलग अलग लिख लेंगे। जब अलग अलग लिख लिया तो यहाँ से कोस डेल्टा कॉमन निकल आएगा, यहाँ से साइन डेल्टा कॉमन निकल आएगा, उसको बाहर लिख दें। और फिर उसके बाद दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, दोनों में 0 हो जाएंगे।
डिटर्मिनेंट, उनको मल्टीप्लाई करके ज़ीरो आ जाएगा और आंसर आपका ज़ीरो आ गया। ये आपका प्रूफ हो गया, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 1 कोस अल्फ़ा कोस बीटा, कोस अल्फ़ा 1 कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, कोस बीटा कोस अल्फ़ा प्लस बीटा और 1, और इसको भी आपने ज़ीरो के इक्वल प्रूव करना है। कोस अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है यहाँ पे, सॉरी कोस अल्फ़ा प्लस बीटा कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, राइट। कोस अल्फ़ा कोस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। साइन वाले में क्या एक्सपेंशन थी, साइन वाले में एक्सपेंशन थी तो इसमें ये डिफरेंस होता है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, लेकिन साइन अल्फ़ा कोस बीटा आता है और उसमें कोस अल्फ़ा कोस बीटा ही आता है, राइट। तो जहाँ पर कोस अल्फ़ा प्लस बीटा है उसकी जगह उसकी एक्सपेंशन लिख देंगे, लाइक ऐसे हम लोगों ने लिख दिया। अब इससे क्या, इससे तो कुछ भी अभी तक समझ नहीं आया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, C2 माइनस कोस अल्फ़ा C1, क्योंकि इसमें ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो हम फर्स्ट रो को 0 0 बनाएंगे, 1 0 0 बनाने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए हम सेकंड कॉलम C2 माइनस कोस अल्फ़ा C1 कर देंगे, C3 माइनस कोस बीटा C1 कर देंगे। आपके पास आ गया 1 0 0, और नीचे जो चेंजेस आए वो एज इट इज़ आपने लिख दिए। नाउ 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा के इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा के इक्वल होता है। तो अब आप क्या करेंगे, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा जो है वो सेकंड और थर्ड कॉलम में से कॉमन ले लेंगे, टेकिंग साइन अल्फ़ा कॉमन फ्रॉम C2 एंड साइन बीटा कॉमन फ्रॉम C3, लेकिन डिटर्मिनेंट में कॉमन लेके बाहर आपने लिखना होता है, लिख दिया आपने। तो आपकी दो रोज़ जो है, नहीं दो रोज़ तो आइडेंटिकल नहीं आई, माइनस साइन बीटा कॉमन लेना है फ्रॉम C3। हाँ जी, दो कॉलम्स आपके आगे ना इक्वल, दो कॉलम्स इक्वल आ गए तो आपका डिटर्मिनेंट हो गया 0, राइट। और यही आपने प्रूफ करना था। 7th पार्ट, a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर AB, C प्लस डी होल स्क्वायर C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर CD, G प्लस H का होल स्क्वायर G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर GH इज़ इक्वल टू 0। ये तो आसानी समझ आ रही है यहाँ से कि यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आगे AB है, तो C3 को 2 से मल्टीप्लाई करके C2 में ऐड कर दें तो आपका हो जाएगा। नहीं, इन्होंने ऐसे नहीं किया। अब जैसे मैंने यहाँ पर कहा, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, C2 प्लस 2C3, तो फिर भी आपके जो है वो C2 और C1 सेम हो जाते, लेकिन आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। इसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद आपने C1 माइनस C2 कर दिया, 2AB यहाँ पर रह गए, 2 कॉमन ले लिया, लें जी आपका फर्स्ट और थर्ड कॉलम इक्वल आ गया, आइडेंटिकल आ गया, सो डेल्टा इज़ इक्वल टू 0 आपके पास। नेक्स्ट पार्ट है अल्फ़ा m प्लस अल्फ़ा माइनस m का स्क्वायर।
ये क्वेश्चन है आपके पास, आपने इसको ज़ीरो के इक्वल प्रूफ करना है। तो ज़ीरो के इक्वल प्रूफ करने के लिए स्क्वायर्स को ओपन कर देंगे। जब आप स्क्वायर्स को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि a2m प्लस a-2m, यानी दो चीज़ें सेम आई हैं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, c1 माइनस 2c3 एंड c2 प्लस 2c3 करके इस 2 को ख़त्म कर देंगे, और बाकी जो चीज़ रह जाएगी वो आपके पास आइडेंटिकल रह जाएगी। और आप इसको, ये इक्वल टू ज़ीरो आ गया, ABC से मल्टीप्लाई करके भी ज़ीरो ही रहा, और यही आपने प्रूव करना था इसमें। जी नेक्स्ट पार्ट में है फैक्टोरियल्स। फैक्टोरियल्स क्या होते हैं? ठीक है, उसके फैक्टोरियल आपको याद है इस तरह से होती है, प्रोडक्ट होती है नेचुरल नंबर्स की 1 तक, यानी नेचुरल नंबर्स होती है 1 तक, तो ये प्रोडक्ट होती है। तो यहाँ पर ये फैक्टोरियल्स यूज़ हुए हुए हैं। आप देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। जी फैक्टोरियल्स के आंसर ले लिए। 1/3 फैक्टोरियल का आंसर होता है 1/6, 1/4 फैक्टोरियल का आंसर होता है 1/24। कैलकुलेटर में भी फैक्टोरियल का ऑप्शन होता है, आप उससे भी फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हैं, वैसे भी आपको आना चाहिए। तो अब हम कॉमन ले लेंगे, टेकिंग 1/2, 1/6 एंड 1/24 कॉमन फ्रॉम R1, R2, R3। इससे क्या होगा कि हमारा डिटर्मिनेंट ज़रा ईजी हो जाएगा। अब आपके पास 1 2 0 1 3 6 1 4 12 आ गया। अब एक 1 भी फर्स्ट रो में प्रेजेंट है, 0 भी, सिर्फ सेकंड कॉलम को भी आप 0 कर दें। तो हम क्या कर देंगे, C2 माइनस 2C1, ज़ीरो, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2, राइट। तो अब 6/288 टेकिंग 6 कॉमन फ्रॉम C3। जब 6 कॉमन ले लिया तो ये आपके पास आ गया 0 1 2, और चलें जी आपके दो कॉलम्स जो हैं C2 और C3 आइडेंटिकल आ गए। इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट 0 आ गया। 1/48 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट है a² b साइन अल्फ़ा c साइन अल्फ़ा b साइन अल्फ़ा 1 कोस अल्फ़ा c साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा 1, और साथ नीचे बताया गया है ये ABC और ये क्या है, वेयर ABC आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द साइड्स of a triangle and alpha is the measure of the angle opposite to the side with magnitude A, राइट। मतलब ये ऐसी आपके पास ट्रायंगल होगी, ये अल्फ़ा है तो ये A होगी साइड, ये बीटा है तो ये साइड B होगी, अगर ये गैमा है तो ये साइड C होगी। इस तरह से ये एक ट्रायंगल है और ये इसकी साइड्स हैं और एंगल्स हैं। तो हमने क्या करना है, R1 माइनस C साइन अल्फ़ा R3, R2 माइनस कोस अल्फ़ा R3 करने के बाद जब आपके पास आएगा तो एक्सपेंड फ्रॉम C3। क्योंकि कॉलम को हमने, इस कॉलम को 0 0 1 बना दिया, तो अब आप इसको स्केप से सॉल्व कर सकते हैं। माइनस प्लस तो प्लस ही आएगा। मैंने आपको बताया डिटर्मिनेंट के लिए क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये 1 है, प्लस का होगा। 1 को छोड़ के, इस कॉलम को छोड़ के जो बाकी है इसको लिख लिया आपने, इसको एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड किया और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। अब इसमें रिज़ल्ट देखिएगा कोई यूज़ होता है या वैसे ही ये सॉल्व हो जाएगा। a² साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस c² साइन 4 अल्फ़ा माइनस b² साइन स्क्वायर अल्फ़ा
माइनस सी स्क्वायर, और ये आपके पास आ गया साइन स्क्वायर 2bc साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। अब सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन ले लिया हमने कहाँ से, और फिर हमारे पास आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा को हमने लिख दिया, इस कोस स्क्वायर अल्फ़ा को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसको भी एक्सपेंड कर दिया। अब ये देखें ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, बाकी पूरे में से साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन ले लिया, सिर्फ एक कोस अल्फ़ा है यहाँ पर, बाकी सारे साइन अल्फ़ा ही थे वो कॉमन ले लिए, ये आपके पास आ गया। क्योंकि ये मैग्नीट्यूड और एंगल्स हैं तो कोस अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर प्लस ये एंगल आइडेंटिटीज़ हैं, कोस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc, तो 2bc से कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास 0 इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ गया, और ये 0 आ गया। ये क्वेश्चन ज़रा अच्छी तरह से कर लीजिएगा, इसमें ये वाली एक जो आइडेंटिटी यूज़ हुई है ये भी कम यूज़ होती है, इसलिए कम याद होती है स्टूडेंट्स को, ठीक है। ये नेक्स्ट पार्ट ABCD1 एक डिटर्मिनेंट है, और ऑर्डर क्या है इसका 5, और आपने इसको 0 के इक्वल कर दिया, लास्ट में इसके 1 1 1 है, उसी 1 1 को यूज़ करते हुए उसको 0 कर लें, या A प्लस बी, हाँ जी C1 C2 C3 कर C4 कर दें, C1 C2 C3 C4 कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये और उसके बाद A प्लस सी प्लस डी कॉमन ले लेंगे हम, और फर्स्ट कॉलम और फिफ्थ कॉलम हमारा आइडेंटिकल हो गया, सो दैट इज़ वाई हमारा डिटर्मिनेंट 0 हो गया। टाइम कितना हो गया 32 मिनट्स। एक क्वेश्चन और कर लें हम लोग, जैसी का पार्ट है ए स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर ए प्लस 2 का स्क्वायर ए प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरह से ये 5 ऑर्डर का जो है डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट करना है। तो एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड करने के बाद C2 माइनस C1 C3 माइनस C1 एंड C4 माइनस C1 करें। अब यहाँ पर देखें 2a प्लस 1 है, 4a प्लस 4 है, 6a प्लस 9 है, तो कॉमन जो आ रहा है वो ले लें, या आप माइनस कर दें C3 माइनस 2 C2, आप कॉमन लेने के बाद माइनस कर सकते हैं और पहले भी, ठीक है। तो C3 माइनस 2 C2 कर दिया, C4 माइनस 2 3 C2 कर दिया, ये आपके पास आ गया 2 2 2। अब ये जो 6 6 है इसमें से 3 इस कॉलम में से कॉमन ले लें, 3 बाहर लिखना है लास्ट में, राइट। आप कोई भी रो इंटरचेंज करते हैं या कोई कॉमन लेते हैं या किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेक श्योर आप डिटर्मिनेंट के साथ लिखें, जहाँ पे 0 के इक्वल आ जाना है वहाँ तो फ़र्क नहीं पड़ता आंसर पे, लेकिन आपकी मेथड नहीं सही होगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब 2 कॉलम्स आपके आइडेंटिकल आ गए, इसका मतलब आपका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो गया, और यही आपने प्रूव करना था। मैं देखते, हाँ जी नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप अगले लेक्चर में करेंगे। इतने ही क्वेश्चन आज के लिए। डिटर्मिनेंट मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था, आपका डिटर्मिनेंट का ही टॉपिक चलेगा। डिटर्मिनेंट की हेल्प से जो इन्वर्स लेना वो सिखाना है आपको, उसके बाद 1-2 थ्योरम्स हैं वो करवाने हैं, उसके अलावा फिर सॉल्यूशन भी करवाना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का उस इन्वर्स की हेल्प से। तो ओके जी, आज का लेक्चर इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।